नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में कुछ बदल रहा है या फिर जो दिख रहा है कहानी उससे बिल्कुल अलग है। एक तरफ कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों की एक ही मंच पर मौजूदगी और ट्रैक 1.5 कभी ट्रैक 2 डायलॉग को लेकर जो चर्चाएं हैं, फिर उसके खंडन भी। दूसरी तरफ पाकिस्तान फिर से भारत को चेतावनी दे रहा है कि अगर सिंधु जल संधि के तहत उसका पानी रोका गया तो उसे युद्ध जैसी कार्रवाई माना जाएगा। इस बीच दोनों देशों के 100 से ज्यादा प्रमुख हस्तियों ने भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों को एक साझा पत्र लिखकर शांति बहाल करने और संवाद का रास्ता अपनाने की अपील की है। तो क्या ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं या फिर पर्दे के पीछे कोई नई कूटनीतिक हलचल शुरू हो चुकी है? क्या संवाद की कोई खिड़की खुल रही है या आतंकवाद और पानी का विवाद हर कोशिश पर भारी पड़ने वाला है? आज इन्हीं सवालों पर होगी विस्तार के साथ चर्चा, क्योंकि भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर हर बयान, हर मुलाकात और हर संदेश के कई मायने होते हैं। अब इनके मायने क्या हैं इस बार की बातों के, वो निकालने की कोशिश होगी, जिसमें हमारा साथ देंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार, डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट रविंदर सचदेव, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की फेलो और पाकिस्तान एक्सपर्ट शालिनी चावला और राजनीतिक विश्लेषक शुभंकर मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अशोक सर, शुरुआत मैं आपसे करता हूं। जैसे मैंने 3-4 अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया, ट्रैक 1.5, ट्रैक 2, जिसके खंडन भी आ गए, अलग बयान भी आ गए कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बातचीत पर्दे के पीछे नहीं हो रही। दूसरा, ये जल समझौते को लेकर पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी तल्ख भाषा का इस्तेमाल, उनके मंत्रियों का कहना भारत के हाथ काट देंगे, दूसरी तरफ तमाम और दूसरी चीज़ें। और तीसरा, ये जो चिट्ठी लिखी गई दोनों तरफ से मिलके, जिसमें कश्मीर के कुछ नेता, उधर से उनके पुराने नेता, पाकिस्तान के पूर्व मंत्री वगैरह, ये सब शामिल 100 लोगों ने चिट्ठी लिखी। इन सारी चीज़ों को अगर एक साथ मिलाकर देखें तो क्या सच में कुछ हो रहा है या सिर्फ ये सहयोग मात्र है? जी, बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपने कहा है ये जो सभी चीज़ें हो रही हैं, तो उसमें क्या कोई तालमेल है या इनको कोइंसिडेंटल समझा जाए जो एक साथ हो रही हैं, परंतु इनके बीच में कोई ऐसी कड़ी नहीं है जिससे कि इनको जोड़ा जा सके। तो मैं समझता हूँ दूसरी बात जो इसमें एक पाकिस्तान की तरफ से एक इंटेंट ज़रूर हो सकता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत दबाव पड़ रहा है और वो कुछ चाहते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसे किया जाए जिससे बातचीत शुरू हो जाए, जिससे कि जो हमने ट्रीटी को अबेयंस में रखा हुआ है उसको हम वो कर दें। तो इस प्रकार की बहुत सारी, मैं कहूँगा, नैरेटिव्स उठाए जा रहे हैं। परंतु मेरे विचार से उन नैरेटिव्स का कोई फ़ायदा ऐसे होने वाला नहीं है। क्योंकि पहले वहाँ से ये नैरेटिव उठाया गया जो ये ट्रैक 2.0, ये ट्रैक 2 डायलॉग है जो कोलंबो में हो रहा है। मेरे विचार से देखिए, अगर जो लोग जानकार हैं, जो ये क्या होते हैं, ट्रैक 2 क्या है, ट्रैक 1.5 क्या है, ट्रैक 1 क्या है, तो वो एकदम इसको पता कर लेंगे जो इसमें कुछ भी ट्रैक 2 जैसा कुछ बातचीत ही नहीं थी। देखिए, जो कुछ भी कहा गया है, एक तो सरकार ने भी कह दिया हमारे को इससे कुछ लेना-देना नहीं है, ऐसी मीटिंग्स बहुत सारी होती रहती हैं। दुनिया भर के शहरों में और दुनिया भर के जो लोग हैं, वो जाते हैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाते हैं। कोई उनको सरकार की तरफ से ऐसा नहीं होता जो आप ये वाला अप्रोच लीजिएगा, ऐसे कुछ करिएगा। दूसरी बात है, देखिए, ये डबल आई डबल एस का कहा गया जो उन्होंने किया था, अगर कोई ट्रैक 2 डायलॉग होता है, दीपक जी, तो उसमें केवल वही 2 डेलीगेशंस मिलकर बातचीत करती हैं किसी भी मुद्दे के ऊपर। ऐसा नहीं होता जो कोई 10 देश और भी साथ में आ जाएँ, इसमें तो अमेरिका भी था, इंग्लैंड भी था और भी बड़े देश इसमें शामिल थे। तो वो हैं, और फिर ये एक बात है जो वो साउथ एशिया डायलॉग था, तो साउथ एशिया मुद्दे पर, भारत-पाकिस्तान के मुद्दे पर, पानी के मुद्दे पर, बातचीत के मुद्दे पर बातचीत हो रही थी। परंतु मेरे ख़्याल से ये भी इतनी कंपेलिंग एविडेंस नहीं है, जो इसको ट्रैक 2 डायलॉग देने का कुछ कोई भी इसमें मतलब उठे।
तो मैं समझता हूँ वो एक ऐसी मुलाकात हुई, परंतु जैसे मैंने कहा पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है जो किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ प्रकार का दबाव डाला जाए भारत के ऊपर। जो देखिए सब तरफ से ये आवाज़ उठ रही है। परंतु भारत की जो स्थिति है इसमें मेरे विचार से बिल्कुल सीधी है, बिल्कुल साफ है और उसमें हमने ये कहा है जो आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं चल सकती। आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते। तो इसीलिए ये जो दूसरी बात है क्योंकि देखिए बात आखिरी बात मैं इसमें यही कहूँगा, 1 साल हुआ है ऑपरेशन सिंदूर का, 1 साल हुआ है पहलगाम का। तो उसके अगर 1 साल में कुछ ऐसी क्या बात हुई है, जो भारत को दोबारा से इसके बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़े? क्या पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया है? क्या पाकिस्तान ने कुछ ऐसे अपना रवैया बदला है, जिससे कि हम कहें, जो हाँ, ठीक है, हम बातचीत करेंगे? बिल्कुल नहीं बदला है। पाकिस्तान तो वहाँ पर उनके जो ये फील्ड मार्शल हैं, जो अपने को कहते हैं, वो उधर गए अमेरिका में और कहते हैं जो अगर हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारे अस्तित्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ लेकर अगर हमको नष्ट होना पड़ेगा तो आधी दुनिया को हम अपने साथ लेकर जाएँगे। यहाँ पर आपने अभी बताया वो कहते हैं हम हाथ काट देंगे। तो ये किस प्रकार की ज़बान है? या क्या बातचीत की ज़बान है? बिल्कुल नहीं है और यहाँ पर ये वाले जिन लोगों ने 100 लोगों ने जिन्होंने ये पत्र लिखा है, तो ये तो मैं कहूँगा ये तो रेगुलर ऑफेंडर्स हैं। इनके ऊपर मुझे कोई वो आश्चर्य की बात नहीं है अगर फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, मुफ्ती महबूबा मुफ्ती हैं, कुछ और लोग हैं या दुलत हैं। उनका ये है अमन की आशा के लोग हैं, ये तो हमेशा उस प्रकार की बिना ये देखे कि पाकिस्तान की तरफ से क्या हो रहा है, वो तो ऐसे बयान देते रहते हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई भी कड़ी नहीं मिलती है और इनको बिल्कुल अलग-अलग ऐसे वाक़या देखने चाहिए और मेरे विचार से कोई भारत सरकार के ऊपर इसका कोई ऐसा दबाव नहीं पड़ने वाला है। जी। और अभी आपने देखे स्क्रीन पर जो भारत के विदेश सचिव है मिस्री साहब, उनके बयान भी है जो खारिज करते हैं कि कोई ऐसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी बातचीत नहीं है, कोई ऐसा कोई चैनल नहीं खोला गया और इस तरह की जो कॉन्फ्रेंसेस हैं वो दुनिया भर में बहुत होती रहती हैं और उनकी कोई बात भी नहीं करता। लेकिन अब सवाल यह है कि इस वक्त बात क्यों हो रही है। रविंदर सर, मैं कहीं कुछ पढ़ रहा था, मैंने नोट भी कर लिया, आप बताएंगे कि अब ये कितना है, बहुत डिटेल में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये था कि मोहन भागवत साहब, दत्तात्रेय होसबोले साहब और एक दो और आरएसएस के जो बड़े कद्दावर लोग हैं, उन्होंने हाल फिलहाल में अलग अलग जगहों पर जो है वो पाकिस्तान और भारत के बीच एक लोगों के बीच स्तर पर एक संवाद की, बातचीत की वकालत की, इस तरह से बात की कि बातचीत होनी चाहिए। और लोग अब उसको और इसको मिला के टाइमिंग जोड़ के कह रहे हैं कि कुछ तो ये बात कहीं से कनेक्ट होती है। आपकी क्या राय है? थैंक यू, ग्रेट पॉइंट एंड आई थिंक एम्बेसडर सज्जनहार भी उसी पॉइंट को रेफर कर रहे थे। बात ये है कि ये क्या कोइंसिडेंस है, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। राइट, मान लीजिए जिन्होंने ये लेटर लिखा, ये टिपिकली मानो लेफ्ट व्यू, लिबरल व्यू, अमन की आशा के विचार, ठीक है, डेमोक्रेसी में होते हैं, वो विचार रखते हैं, राइट, पर वो तो हम समझ सकते हैं। परंतु इधर से जो आरएसएस से जो व्यूज आ रही हैं वो भी तो सिमिलरली कुछ ऐसे ही कह रही हैं। तो ये बहुत ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस है, हम कह सकते हैं। अब बात ये है कि ये जो आरएसएस के लीडर्स की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, क्या ये कोऑर्डिनेटेड है विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? बात वो है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कहती है कि डेफिनेटली, और सब थिंक टैंक्स हैं, मिलते हैं, ट्रैक 2 क्या, ट्रैक 2.5, ट्रैक 3, ट्रैक 4 टाइप अलग अलग कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं डिप्लोमेसी के। बट द पॉइंट इज कि ये आरएसएस का व्यू क्या इस तरफ जा रहा है कि देयर शुड बी अ डायलॉग, और इफ नॉट डायलॉग, अ डिस्कशन अबाउट अ डायलॉग विद इन द कंट्री, राइट। और इस बीच में ये 117 लोग की चिट्ठी आ गई। तो ये एक आई मीन कुछ तो है, कहीं तो है, आई डोंट नो व्हाट। नाउ स्टेपिंग बैक, ओवरऑल ये रेस क्वेश्चन करता है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, राइट। मेरे विचार से, दिस माय पर्सनल व्यू, वन, हमारी फॉरेन पॉलिसी अगर हम रखें इस हिसाब से कि दुनिया में दो ही किस्म के लोग हैं, फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स। आज का दुश्मन भी मेरा कल का पोटेंशियल फ्रेंड हो सकता है, पर जब तक
दुश्मन है तो पूरी दुश्मनी निभाओ। हमने हिस्ट्री में देखा है पोटेंशियल फ्रेंड्स। तो इस विचार को लेके हम चले। दूसरी बात, हम पाकिस्तान से चाहते क्या है? बॉटम लाइन, हम पाकिस्तान से मेरे ख्याल से हम बॉटम लाइन ये चाहते हैं, जियो और जीने दो। तुम जियो, फलो फूलो, हमें जीने दो, हमें तंग मत करो। क्योंकि अगर तुम हमें नहीं जीने दोगे तो फिर तो हम भी तुम्हारे साथ वो करेंगे जैसे चाइना का बेल्जियम। चाइना से भी कहते हैं जियो और जीने दो। अगर चाइना हमें नहीं जीने देगा तो वही होगा जो हम अपनी डिफेंस के लिए गलवान में करा। तो एक अगर फॉरेन पॉलिसी का, इफ आई मे टेक अ लिटिल दिस थिंग, आई थिंक हमारी इसमें गैप है। हम कहते हैं दुनिया वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड फैमिली है। मुझे बताइए कब नहीं हुआ हिस्ट्री में और आज की दुनिया में भी कि फैमिलीज में आपस में लड़ाई हुए हैं, बंटवारे हुए हैं, मारकाटें हुई हैं। मोर इंपॉर्टेंट इज नंबर वन, फैमिली हम बाद में होंगे, पहले जियो और जीने दो तो सीखो। फैमिली के अंदर भी पेरेंट्स को, बच्चों को जियो और जीने दो का कॉन्सेप्ट होता है, अदरवाइज भी नहीं रह सकती। तो एक तो हमारी फॉरेन पॉलिसी को, और यही हमें पाकिस्तान से चाहिए, जियो और जीने दो। और जब तक पाकिस्तान हमें जीने नहीं देगा तो हम वो कदम उठाएंगे जो हमें अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही थे हैं। बट सो दैट्स माय व्यू ऑन दी। इनफैक्ट अगर मान लीजिए सिंदूर से पहले ये लेटर निकला होता, ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम से कुछ महीने पहले निकाले होते, आई थिंक शायद मैं भी साइन कर देता। अगर मेरे से पूछा जाता कि भाई ओके कुछ साल हो गए, अब जियो और जीने दो पे करो, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान एग्रीज, प्लेज करे कि भाई आई, my policy is now live and let live. Why not? Let us explore, right? But अब जब सिंदूर हो गया और पहलगाम हो गया, अब इस तरह करना मेरे ख्याल से हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारी डिप्लोमेसी के लिए, हमारी इमेज के लिए। क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान दुनिया में, हमें क्लियर है ये, डिप्लोमेसी में पाकिस्तान इस समय आगे चल रहा है। इस समय पाकिस्तान की बुड्ढी चढ़ी हुई है, उसकी पतंग ऊपर है। तो अगर इस समय हम अपने देश की तरफ से ये दिखाएंगे कि अभी तक तो हम शांति की बात करते नहीं थे पर अब हम करने जा रहे हैं, ये दर्शाएगा कि इंडिया झुक रहा है, इंडिया प्रेशर में आ रहा है, किसी प्रेशर में आ रहा है, और पाकिस्तान वही इमेज बनाएगा। तो आज की तारीख में मेरे ख्याल से यस, डिस्कशन एब्सोल्युटली ग्रेट होनी चाहिए हमें अपने देश के अंदर। एंड हमें सारे दरवाजों को सोचना चाहिए। दुनिया में फ्रेंड्स एंड पोटेंशियल फ्रेंड्स हैं, हम दुश्मनी नहीं चाहते पर जियो और जीने दो। बट आज की तारीख में अगर इंडिया की तरफ से ये सिग्नल्स गए टुवर्ड्स पाकिस्तान, और इवन फ्रॉम आर ट्रैक टू तो चलिए चलता है, ठीक है, वो तो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ना। ट्रैक टू नहीं, मैं ट्रैक 2.5 ट्रैक 3 कहूंगा, जो लेटर पीपल टू पीपल है, ठीक है, वो करते रहे। बट हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अगर ये सिग्नल जाएंगे, आई थिंक ये दुनिया में एक वीकनेस देखी जाएगी, मानी जाएगी। और इसलिए मेरे ख्याल से भारत और हमारी गवर्नमेंट इन सजेशंस पे कोई अमल नहीं करेगी। पर उसमें मिस्ट्री फिलहाल ये कि आरएसएस क्यों ये बात कह रहा है। इस पे आगे और बातचीत करते हैं कि ये उनकी तरफ से क्यों आ रहा है, शालिनी जी। लेकिन इस बीच ऐसे वक्त में जब दुनिया में एक बड़े युद्ध को, जो कि अभी खत्म नहीं हुआ, उसमें भी रोज कुछ ना कुछ बदलता रहता है, दावे प्रति दावे होते रहते हैं, एक दिन शांति की बात होती है, दूसरे दिन फिर से मिसाइल्स चल जाती हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान में उसमें एक आधा सच्चा झूठा जो भी रोल प्ले किया वो वहाँ उसका हिस्सा है। और ऐसे समय पर पाकिस्तान से, उनके बड़े नेताओं से, मंत्रियों से ऐसे बयान आना कि पाकिस्तान का जो पानी रोकना है या सिंधु जल संधि के साथ छेड़छाड़ करना युद्ध जैसी कार्रवाई है, और पाकिस्तान भारत से टकराव नहीं चाहता लेकिन वो समझौता नहीं करेगा। चीन ने भी कुछ इस पर बयान दे दिए हैं। फिर मतलब बाकायदा उनके एक जलवायु परिवर्तन मंत्री, क्या नाम है, मुसादिक मलिक, जो हाथ काटने वाला बयान है। तो ये सारी चीज़ें इस वक्त बोलने का क्या मतलब है? ये संधि तो 1 साल हो गया, भारत ने पानी रोका, कितना रोका, क्या रोका, वो एक अलग बात है। लेकिन ये इस वक्त ये मुद्दा उठाना और इतने जोर शोर से उठाना, इसके क्या मायने हैं? शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए अपने शो पर। देखिए, ये जो आपने बहुत ही रेलेवेंट आपने ये बात उठाई है कि ये समय क्यों चुना पाकिस्तान ने। ये समय ऐसे, जैसे हम जो पाकिस्तान वॉचर्स हैं, जो दिन रात उनके बिहेवियरल पैटर्न को स्टडी करते हैं, तो ये बहुत ही स्वाभाविक था। ये आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान, आप देखिए कि जब सिंदूर के बाद पिछले 1 साल 2 साल से वो अपनी बहुत ही ज्यादा चुनौतियों से जूझ रहा है। आर्थिक व्यवस्था का उसका बहुत बुरा हाल है, IMF के लोन पे डिपेंडेंट है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में पाकिस्तान नंबर 1 पे है, बहुत सारी चुनौतियों से वो जूझ रहा है। लेकिन अब क्योंकि वो एक उसने अपनी एक
एक पोजीशन बनाई है ईरान के क्राइसिस में, जो मीडिएशन का रोल जितना भी उसने प्ले किया है, बट वो एक डिप्लोमेटिक हाई पे है, जो एक हमारे एक और स्पीकर ने भी इस बात को हाईलाइट किया। तो इस टाइम उसको उसके हिसाब से उसको लगता है कि उसके पास एक अंतरराष्ट्रीय सपोर्ट है इस बात को लेकर के। ये मेरा असेसमेंट है पाकिस्तान की साइकोलॉजी जितनी हम सोचते हैं कि उनका आप देखिए पिछले 1 साल में हर बात पाकिस्तान वही उठाता है जिससे एक अंतरराष्ट्रीय ध्यान को वो अपनी तरफ आकर्षित कर सके। पूरे साल में पाकिस्तान की भाषा सिर्फ लड़ाई की रही है, धमकी की रही है, न्यूक्लियर थ्रेट की रही है। इंडस वाटर ट्रीटी को भी हमेशा उन्होंने न्यूक्लियर से जोड़ा है। और बातचीत की बात शहबाज शरीफ ने भी कही थी जब वो आए, लेकिन जब वो शहबाज शरीफ ये बात लेके आते थे, उसी सेंटेंस में ये थ्रेट की वार्निंग इशू हो जाती थी। तो ये बहुत ही एक स्वाभाविक सा प्रक्रिया देख रही हूं पाकिस्तान में, जब वो एक अपनी इस पोजीशन को यूज कर रहा है और ये नैरेटिव बनाना चाहता है पूरी दुनिया के सामने कि भाई हम बहुत पीस लविंग नेशन है, क्योंकि उसको भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि भारत सरकार की पोजीशन बहुत दृढ़ है। अब आप पूरे कि हम जब तक आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान अपनी पोजीशन को एक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करेगा कि उसके चेंज है साइकोलॉजी में, वो जीरो टॉलरेंस का जो हमारा वो स्टैंस लिया है, आई थिंक पाकिस्तान को बहुत क्लियर है कि वो इंडिया उससे चेंज नहीं करेगा। बट ये इस टाइम ये सारी सिचुएशन जो हम देख रहे हैं, इन जो सारे इश्यूज ये उठा रहा है, मुद्दे उठा रहा है, ये अपने आप को प्रोजेक्ट करने की उसका ये प्रयास है इंटरनेशनल स्टेज पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, कि हम बहुत पीस लविंग हैं और भारत जो है वो उसको स्वीकार नहीं कर रहा है। अब रही बात भारत की जो पोजीशन है, तो ये जो भारत ने पोजीशन ली है, जो इस टाइम जहां पे हम खड़े हैं कि भाई 10 साल से हमारी बात भी नहीं हुई है, और वो कोई एक दिन में तो हुई नहीं है, ये बिल्डअप है 10 साल का। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी आए तो बहुत प्रयास किया गया, तो ऐसा नहीं है कि ये सरकार कभी पीस के फेवर में नहीं थी। 2014 में बहुत प्रयास किया, 2015 में तो मोदी साहब गए वहां पे, और उसके बाद पठानकोट हुआ, तो वो एक क्रम करके ये सिचुएशन पर हम पहुंचे। और एक चिट्ठी से, एक प्ली से तो वो पूरी उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को डिमॉन्स्ट्रेट तो कहीं पे करना पड़ेगा कि वो कितना सिंसियर है ये आतंकवाद को लेकर के, भारत की पोजीशन को लेकर, वो कहीं नहीं है। इनफैक्ट अभी हाल ही में जो उनकी न्यूक्लियर उसकी सेलिब्रेशन हुई है एनिवर्सरी की, जिसको उन्होंने हुक्म तकबीर का नाम दिया, वहां पे पूरे उनके मीडिया में खुद ही था कि पूरे हर शहरों में जो है उनके आतंकवादी जो ये है संस्थाएं हैं, उनके लीडर्स की तस्वीरें उनके मिलिट्री के टॉप लीडरशिप के साथ थी। तो कहीं से भी उसकी कोई ये आश्वासन उसने कभी नहीं दिया कि वो आतंकवाद से दूर जाएगा। तो भारत की पोजीशन में चेंज होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने बोला, मैं पूरी तरह से उनसे सहमत हूं कि पाकिस्तान ने ऐसा क्या किया है कि इंडिया की पोजीशन इसमें चेंज हो। और इस टाइम आप देखें तो अगर ये पीस टॉक हाइपोथेटिकली अगर ये बातचीत होती है, तो उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान रहेगा। तो ये टाइम इन देयर ओन माइंड ये बिल्कुल ऑप्टिमम है, क्योंकि वो एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस बात को वो एक नैरेटिव क्रिएट करते हैं, जो नैरेटिव्स ही नैरेटिव क्रिएट करता है। आई ऑलवेज फील पाकिस्तान तो पूरा कंट्री नैरेटिव्स का है, तो दिस इज अनदर नैरेटिव ऑफ, मतलब दिखाना अंतरराष्ट्रीय स्तर पे कि भाई हम ये चाहते हैं, बट भारत इसको स्वीकार नहीं। जी, अब उनके इस नैरेटिव में चीन का कहना है कि हाँ, मतलब उनके पक्ष में ही चीन हमेशा खड़ा रहता है। अमेरिका का स्टैंड जो मैं पढ़ रहा था वो ये तो है कि वो उनकी बात सुन रहा है, लेकिन वो भारत से कुछ नहीं कह रहा है कि आप ये करें या वो करें। इसके अलावा जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वहाँ पर भी ये मामला पाकिस्तान ने उठा रखा है। तो डेफिनेटली एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। और टाइमिंग के बारे में मैम ने अभी बताया ही। मेजर जनरल के सिन्हा साहब, दो चीज़ें। एक तो जब ये भारत ने पानी रोका था तो बड़े सवाल उठे थे कि भाई ये सच में इफ़ेक्टिव होगा क्या, हमारे पास उतने तौर तरीके हैं, उतने मेजर्स हैं कि हम ये पानी रोक पाएंगे। आपने अनाउंस तो कर दिया सब कुछ, तो क्या आज 1 साल बाद वाकई में वो स्थिति बनी है कि पाकिस्तान अंदर से तिलमिला गया है, उसके आफ्टर इफेक्ट उसे महसूस हो रहे हैं, वो पानी रुका है और इम्पैक्ट आ रहा है, या ये अगेन वो डिप्लोमेटिक बात अलग है, भारत को घेरने की बात अलग है, लेकिन पानी की कहानी उतनी खराब नहीं है जितना वो दिखा रहा है? क्या सच्चाई है? जय हिंद विपिन जी।
आपने मेरे से सवाल किया है जो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन एबेंस है, जो है ग्रेट करने के लिए, उसके अफेक्ट क्या है उसके ऊपर में आप, और पाकिस्तान की तिलमिलाहट क्या है। सबसे पहले पानी की जो बात हुई है, तो देखिए ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं इसको हम एक वेपनाइजेशन की तरह इसको यूज़ किया है। एंड वाटर वॉर 21st सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वाटर वॉर का एक रिट्रीब्यूशन है। 60 के दशक में समवेयर आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडस वाटर ट्रीटी की बात चली थी, और 60 में 1960 में इसको हम लोगों ने साइन किया था, और सारे फेवर्स में गए पाकिस्तान के फेवर में। उस समय पार्लियामेंट के यदि आप रिपोर्ट पढ़िएगा इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर में, तो मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंटेरियन दे वर अगेंस्ट दिस। बहुत डिबेट हुई थी, मगर नेहरू आप गए और फिर अयूब खान के साथ में उन्होंने 1960 में एक, और उन्होंने पार्लियामेंट के डिबेट के अंदर में जो नेहरू साहब का बयान है उसमें उन्होंने कहा था कि यदि हम इस तरह के, क्योंकि हम एक बड़े देश हैं और हमसे कट के निकला है, तो हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो हमारे संबंध बड़े अच्छे होंगे। ये 1960 की पार्लियामेंट की आप डिबेट्स को देखिएगा, क्योंकि उसमें पास नहीं हो रही थी। और उनका बयान में एक बात उन्होंने लिखी थी, और यही बात, और 1963 में 62 हुआ जो चाइना ने किया, और 63 में सस्काम वैली उन्होंने चाइना को दे दी, और यही सेम इलाका है इंडस वाटर का, यह सिंधु जो रिवर है उससे ऊपर का इलाका उन्होंने पूरे स्ट्रैटेजिकली दे दिया। और बहुत डिबेट हुई है, अभी आर्म फोर्सेस के बीच में भी इसके डॉक्यूमेंट्रीज हैं कि ये जो गलत किया, और इसी के कारण जो चीज़ें हुई हैं उसके बाद, खास करके चाइना का जो इन्वॉल्वमेंट है पीओके के अंदर में, सीपैक का, उसका बहुत बड़ा देन, क्योंकि सस्काम वैली से ही जो कैराकोरम के साथ जोड़ते हैं। आज के दिन में क्या अफेक्ट हुआ है, आपने पूछा कि पानी रोकने का क्या अफेक्ट हुआ है। तिलमिलाहट तो आपने देखी ना, पहला दिन जब ये हुआ तो उन्होंने कहा या तो पानी बहेगा या खून बहेगा इससे, और बिलावल भुट्टो साहब ने शायद ये बात कही थी कि यदि आप, और फील्ड मार्शल जो आसिम मुनीर हैं, मुल्ला मुनीर साहब, उन्होंने कहा था कि आप करके देखिए। आज आपने कहा कि कितना अफेक्ट हुआ है, यदि आप इसको डिटेल में जाएंगे तो केवल भारत ने भी क्या किया है, केवल इंफॉर्मेशंस नहीं दे रहा है कि किस दिन हम पानी छोड़ेंगे, उनको केवल इन चीज़ों को नहीं बताया जा रहा है, किस दिन हम पानी छोड़ेंगे, पानी का कितना भाव आया है, कितने डैम्पों में है, डीसिल्टिंग हम कम, और उसके कारण पाकिस्तान के अंदर में खास करके चिनाब, जो पहली 5 रिवर्स हैं वो हमने अप टू रावी, यदि आप इंडस से लेंगे और रावी रिवर तक जो है वो पूरा का पूरा पानी को हमने पाकिस्तान को दे दिया था। और एब्सोल्युटली, और ख़ास करके पंजाब के किसानों ने, राजस्थान के किसानों ने इसके लिए धारणा दी थी उस समय। और आज आप क्या कर रहे हैं, 40 डैम्स बन रहे हैं ना, चेक डैम्स बन रहे हैं, और ख़ास करके ये जो 5 नदियां हैं जिसको हम अपर रैपेरियन कहते हैं, अपर जो वेस्टर्न नदियां हैं उसके ऊपर में बन रही हैं, और उसकी लिंकेजेस हो रही हैं। ये पूरी परिस्थितियां बदल देंगी। पाकिस्तान का माना जाता है कि 90% जो खेती है इसी पानी में डिपेंडेंट है। तो भारत को करने की क्या ज़रूरत पड़ी इसको, ये किस तारीख को हुआ, 22 अप्रैल 2000 आपको पता है 25 के अंदर में हमारे वो 26 निर्दोषों को उनकी माताओं बहनों के सामने अलग करके मारा गया। और धर्म के जगुलर वेन की बात इसके पहले लोगों उन्होंने किया कि कश्मीर हमारा जगुलर वेन है। और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और ऑपरेशन सिंदूर में 4-5 चीज़ें आई। पहली चीज़ जो है कि एनी टेररिज्म जो यदि वो होती है तो उसको ये माना जाएगा स्टेट स्पॉन्सर्ड, उसमें पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट हैं स्टेट का होगा। ये कभी नहीं हुई। हम डोजियर देते थे कि ये आतंकवादी संगठन ने किया, ये करो, इसको पनिश करो, हमें दे दो, ये बातें होती थी। अभी जो बातें, तिलमिलाहट कहाँ है कि यदि आप कहीं जरा भी करेंगे तो वी विल टेक इट कि इट इज़ डन बाय द पाकिस्तान। इसके पहले कभी नहीं था ये बात। दूसरी बड़ी बात, जो न्यूक्लियर बोगी का आपने देखा होगा, जो हमने किराना हिल में ये सब किया आपने देखा ही,
उसके बाद तिलमिलाहट है। जो न्यूक्लियर बॉगी कहते थे 1 पाव का, 2 पाव का, 3 पाव का, आज मार देंगे, और इसके बाद भी वो रुके नहीं। अभी हमारे बड़े सज्जन साहब ने कहा कि उन्होंने अमेरिका की धरती से, ये जो है फील्ड मार्शल ने कहा है कि यदि होगा तो आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, और कोई बयान नहीं है उसकी धरती में, यदि पाकिस्तान की धरती से कहे जाते, या यूएन के अंदर में इस तरह की चीज़ें नहीं हैं। देखिए बात क्या है, क्यों चिट्ठी लिखी गई है, और मैंने आपको बता दिया, पानी के ऊपर पाकिस्तान की तिलमिलाहट इतनी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पीओके में आप देख रहे हैं ना, चीज़ें चल रही हैं। हमारा रेजोल्यूशन है, पार्लियामेंट रेजोल्यूशन, पीओके इज़ द पार्ट, जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, वो इंटीग्रल पार्ट है। हमने उनमें बोथ विधानसभा और इसमें लोकसभा के लिए सीटें छोड़ रखी हैं, उसके लिए वहाँ रिप्रेजेंटेशंस का प्रावधान रखा है। और पीओके के लोग खुले तौर पे कह रहे हैं कि हम भारत से मिलना चाहते हैं। तिलमिलाहट वहाँ है। अफगानिस्तान के अंदर में जो एक बात होती थी कि संभावनाएं हैं कि पाकिस्तान बिखर जाएगा, वो तो दिखता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी ये जो चीज़ मुझे क्या है, मेरी ऑब्जेक्शन ये है कि उन्होंने साइन किया है अपील डॉन के अंदर में 1 जुलाई को, 117 लोग हैं, 66 भारतीय हैं, 66, और उनके ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढिए देख लीजिए। मणिशंकर अय्यर वो जाते हैं पाकिस्तान में, वो कहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें जिससे हम कुर्सी में, सत्ता के कुर्सी में काबिज हो सकते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अहमद मुफ्ती कहते हैं आर्टिकल 370 आप अब्रोगेट करेंगे तो एक हाथ नहीं होगा वहां पर कि झंडा उठाए, भारत का झंडा। तो देखिए इस चिट्ठी के पीछे कौन है, मैं शायद आपको बताऊं किन कारणों से ये चिट्ठी लिखी जा रही है, क्यों ये अभी हो रहा है। और जी ऑपरेशन, तो इस चिट्ठी की बात को भी हम और करते हैं सिन्हा साहब। रोका नहीं गया। राइट, एक सवाल लेके मैं शुभंकर जी के पास जाऊं, उससे पहले शुभंकर जी 2-3 एस्पेक्ट मुझे लग रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऐसा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ये हथकंडे के तौर पे भी कर सकता है जहां उसको अपनी आवाम का ध्यान खींच के वापस कि भाई इंडिया के खिलाफ ये ऐसे बयान देना, युद्ध है, हाथ काटेंगे, ये वो कई बार ये इंडिकेशन होते हैं कि आप अपने लोगों को भटकाना चाहते हो। आप उधर युद्ध लड़ रहे हो अफगानिस्तान से, आपकी इंटरनल सिचुएशन, पीओके की सिचुएशन, वहाँ आपका विरोध हो रहा है, तो आप वापस से वो नैरेटिव कि ये देखो ये रहा दुश्मन और हल्ला मचाना आपने शुरू किया। एक तो ये चीज़ है, और दूसरा जो अगेन मैंने एक हिस्सा तो सर से पूछा भी, सिन्हा साहब से, आपसे भी वो मैं जोड़ रहा हूँ कि एक आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, इट्स लाइक अ पंच इन अ फेस, मुंह तोड़ दिया आपने, और एक जिसे कहते हैं ना जोर का झटका लेकिन धीरे से, जिसकी आवाज़ नहीं आती, वो आपने सिंधु जल संधि के जरिए किया, जिसमें अब वाकई में पाकिस्तान के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। विपिन जी जय हिंद। देखिए जो 2 पॉइंट आपने पूछे, सबसे पहला कि पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना क्या अपने नागरिकों का ध्यान कहीं भारत की तरफ लाना चाहती है। मेरा थोड़ा सा इसमें मत अलग है। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अवाम को अपना ध्यान भारत की तरफ लाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान बना ही भारत के खिलाफत में है। आपको ये चीज हमेशा समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का अस्तित्व सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि वो भारत के खिलाफ क्या करता है। पाकिस्तान एक ऐसी सियासी दुकान है जिसका दलाल अगर कोई है तो वो वहां की सेना है, और अभी वहां की सेना जिस तरीके से पाकिस्तान की सत्ता पर काबिज है कि वो अगर शहबाज शरीफ साहब को बोला जाता है उठो तो उठते हैं, बैठो तो बैठते हैं, तो इस तरीके से पाकिस्तान को अपना ध्यान कहीं लाने की जरूरत नहीं। मूल मुद्दा जो है वो है इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, जिसकी वजह से और सबसे ज्यादा जो उनको तकलीफ हो रही है वो हो रही है चिनाब के पानी के रुकने, और जो जनरल सिन्हा ने बोला कि जिस तरीके से पानी के बारे में कोई भी खबर नहीं दी जा रही। एज सेड अर्लियर 90% एग्रीकल्चर उनका डिपेंड करता है इन नदियों के पानी पे, और अगर ये खबरें नहीं आती हैं तो अभी उनका सबसे बड़ा डर ये है कि किस दिन पाकिस्तान में सैलाब आएगा और कब सूखा पड़ेगा, इनको कोई अता पता नहीं। दूसरी बात है कि ये जो 117 नामचीन लोग हैं, मैंने कईयों के नाम इसमें खोजने की कोशिश की, इवन गूगल पे भी इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि ये लोग कौन।
कई सारे लोगों के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो भी ये मिल रही है कि ये लोग पीस इनिशिएटिव वाले हैं और इन्होंने एक चिट्ठी लिखी। कुछ लोग ऐसे हैं जो, जैसा पहले बोला गया कि ये लोग पहले से इनके बारे में सबको जानकारी है कि इनका स्टैंड क्या है, चाहे वो सिद्धार्थ वरदराजन हो, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे वो इनके जैसे कोई भी बाकी दूसरे लोग। मुझे एक चीज और आपको, जब मैं इनका प्रोफाइल एनालाइज कर रहा था, जो इंडिया के लोग और 61 लोग और 56 लोग जो पाकिस्तान के थे, इंडिया के 61 लोगों में तकरीबन 30% माइनॉरिटीज। वहीं अगर पाकिस्तान में आप देखें तो वहां सिर्फ 3 माइनॉरिटीज, 51। तो अगर पाकिस्तानी अपने यहाँ से उनके माइनॉरिटीज को भी लेकर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी वॉइस भी नहीं ला रहे हैं, और जो चीजें वो कहना चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल नॉर्मेलिटी स्टैब्लिश कर लीजिए, तो वो कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। प्लस इस चिट्ठी की सबसे खतरनाक बात है, जिसपे शायद लोगों का ध्यान नहीं गया, क्योंकि वो 3 पेज की चिट्ठी में कहीं एक लाइन वो छोटी सी उन्होंने डाल दी है कि 2004 से 2007 तक की जो पीस इनिशिएटिव और जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था, उसके हिसाब से आगे बातचीत हो और उसके हिसाब से आगे भारत और पाकिस्तान के संबंध स्थापित। ये 2004 से 2007 की जो फ्रेमवर्क है, ये वही फ्रेमवर्क है जिसमें परवेज मुशर्रफ साहब और मनमोहन सिंह साहब की सरकारों के बीच में आपस में बातचीत हुई थी, जिसमें कश्मीर के डिमिलिटराइजेशन की बात हो रही थी, जिसमें कश्मीर को खाली करने की बात की गई थी, जिसमें बॉर्डरलेस कंट्री बनाने की बात की गई थी, ज्वाइंट मैकेनिज्म स्टैब्लिश करने की बात की गई थी। मुद्दा ये था कि आप कश्मीर के ऊपर से अपना हक छोड़ें, कश्मीर को एक आजाद मुल्क बनाएं जिसपे दोनों का अख्तियार हो और वहां पे कॉमन करेंसी चले, और किसी दिन बड़े प्यार से अपनी फितरत को दोबारा जाहिर करते हुए पाकिस्तान उस पर हमला करे। आपको ये समझना पड़ेगा कि ओपी शाह साहब जो इस सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस के डायरेक्टर या फाउंडर हैं, मुझे इस सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस का कोई अता पता भी नहीं मिला कि ये कहाँ पे है, शायद उनके घर से चलाते हैं वो अपना। बट इसमें आप वो जो उदाहरण दे रहे थे, मैंने उनको इंटरव्यूज सुने उनके कि महाभारत के और रामायण के, तो रामायण और महाभारत में भी पीस की बहुत कोशिश की गई थी, भारत ने भी बहुत कोशिश की, आज से नहीं 1947 से करते आ रहा है, और हर बार हमें धोखा मिला। तो पाकिस्तान में अगर बात करनी है तो बात किससे करनी है? पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाला कौन है? आसिफ मुनीर से बात होनी है, शहबाज शरीफ से बात होनी है, दाऊद इब्राहिम से बात की जाए, किससे बात होगी पाकिस्तान में? या सीधे यूं बोले कि पाकिस्तान को कंट्रोल करने वाले यूएस से बात करें या चाइना से बात करें? तो पाकिस्तान एक ऐसी मतलब पहेली है जिसमें किसी को नहीं पता कि वहां बात करनी किससे है, और पाकिस्तान के साथ बात करके आपको मिलेगा क्या? जैसा पहले भी बोला गया, मैं इसी सरकार की बात करता हूँ, मनमोहन सिंह साहब के समय भी बातें हुई, मोदी साहब भी जाके घूम के आए, बिना न्योते के वो वहां पहुंच गए, लोगों ने उनके बारे में भी उस समय काफी उनकी लानत मनानत की, और हुआ क्या पठानकोट, और पठानकोट के बाद भी भारत सरकार ने दिल बड़ा करके ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए उनकी टीम बुलाई, जिसमें ये भी कहा जाता है कि ISI के भी लोग आए और पठानकोट एयरबेस में गए। बावजूद उसके क्या हुआ? फिर आपका पहलगाम हुआ, उसके पहले क्या हुआ? उरी हुआ, उसके पहले क्या हुआ? जम्मू में जो रियासी में तीर्थयात्री जा रहे थे उनकी बस पर हमला हुआ। तो अगर पाकिस्तान को सही में, मुझे ये नहीं समझ में आता कि ओपी शाह और उनके जो बाकी मित्र हैं ये क्यों नहीं बोलते कि पाकिस्तान अपना टेरर नेटवर्क पूरी तरीके से खत्म करे। पाकिस्तान को टेरर नेटवर्क स्टैब्लिश रखते हुए भारत से बात करने की जरूरत सिर्फ इस वजह से आ रही है कि अभी पाकिस्तान को दिख रहा है कि पिछला साल तो किसी तरीके से निकल गया, आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, जो सिन्हा सर ने आप बताया आपको कि इस तरीके से 40 डैम्स बन रहे हैं, लिंकेजेस तैयार किए जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा, आज चेनाब उनको परेशान कर रहा है, कल बाकी दोनों नदियों में भी उनकी परेशानी शुरू होगी, और जब ये पानी बंद होगा तब इनकी नानी याद आएगी। और अगर आपको ध्यान रहे जिस तरीके से चीजें आजाद पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और बलूचिस्तान में बिगड़ रही हैं, पाकिस्तान का विखंडन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ये बात मैं पिछले कुछ सालों से कहता आ रहा हूँ, शालिनी जी शायद इस पर इत्तेफाक रखेंगी कि पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद टूटेगा, और वो मुझे नहीं पता कि उसका हश्र भारत के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, वो भविष्य के गर्त में है, बट इतना मुझे जरूर पता है और मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान अपनी ही हरकतों की वजह से टुकड़े टुकड़े होगा। विपिन जी। जी बिल्कुल, और क्योंकि बार बार कुछ परियोजनाओं का जिक्र आ रहा है कि भारत बहुत कुछ कर रहा है, थोड़ा डेटा है मेरे पास, मैं दर्शकों को बता देता हूं यहाँ की। भारत चिनाब ब्यास लिंक टनल परियोजना एक है
जिस पे बहुत तेज़ी से काम हो रहा है, और इसके तहत करीब 19 लाख एकड़ फिट जो पानी भारत की व्यास प्रणाली की ओर मोड़ा जा सकेगा। परियोजना की जो अनुमानित लागत है वो 2600 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, और खुद जो भारत के गृह मंत्री हैं उनकी देख रेख में ये पूरा काम चल रहा है। ऐसे ढेर सारा स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन ये प्रमुख था इसलिए मैंने बताया। नाउ अशोक सर, अब इन सारी बातों के बीच चिट्ठी लिख गई, ट्रैक 2 ट्रैक 1 जो बातें हो गई, या फिर कहीं और से कोई संदेश आ रहा है, या पाकिस्तानी इतना हल्ला मचा रहा है, लेकिन भारत की सिर्फ और सिर्फ एक लाइन है, वो ये कि जब तक आप आतंकवाद बंद नहीं करोगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। क्या ये दो टूक ही पाकिस्तान के लिए काफ़ी है कि उसको समझ में आ जाएंगी बातें, या फिर कुछ और करने की ज़रूरत पड़ेगी? जी, धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। देखिए, मैं समझता हूँ जो हमको अपने आप को पूरी तरीके से तैयार रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमारे और मित्रों ने बताया है, प्रोफेसर शालिनी चावला ने बताया है, रविंदर ने बताया है, जो पाकिस्तान सोचता है, जो वो अभी एक डिप्लोमेटिक हाई पर है। उसकी जो संबंध हैं अमेरिका के लिए तो वो फेवरेट फील्ड मार्शल हो गया है। अमेरिका ने ही उसको यहाँ पर नेगोशिएट करने के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया है वगैरह। तो वो कुछ भी अगर कुछ ऐसी फिर से हिमाकत करता है जैसे पहलगाम में हुआ था, तो उसे वहां पर से अमेरिका से कोई इतनी डांट फटकार नहीं मिलेगी, सपोर्ट ही मिलेगा। जो भारत के ऊपर दबाव डाला जाएगा, जो आप बातचीत करिए और अपने संबंधों को ठीक करने का प्रयास करिए। और चीन की तरफ से तो उसको वो तो बिल्कुल है ही। चीन के साथ तो उनका बड़ा गठजोड़ है, गठबंधन है। हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी कैसे चीन की पूरी तरीके से इंटेलिजेंस दी गई और किस प्रकार से चीन ने सहायता की पाकिस्तान की। और सभी जो उसका इक्विपमेंट है वो तो है ही चीन की तरफ से है। तो इसीलिए वो समझ रहा है जो वो फिर ऐसे कुछ कर पाएगा। तो इसीलिए भारत को तो पूरी तरीके से सतर्क रहना है, अपने को बचा कर रखना है। और आगे की अगर कोई ऐसा युद्ध का, क्योंकि हमने ऑप सिंदूर के उस समय ये भी कहा था, जो जो अगर वहां से ये हमला कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है तो हम उसको उस स्टेट का अटैक मानेंगे अपने ऊपर। तो इसको हमको जो भी परपेट्रेटर्स हैं, केवल वही नहीं जो कि इन्वॉल्व हैं, परंतु जो उनके आका है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनका भी हम पूरा उनसे भी हम डील करेंगे इसमें। तो इसीलिए एक तो बात ये है जिसको हमको अपने को पूरी तरीके से तैयार रखना पड़ेगा। दूसरा है, देखिए, हमने ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें हम जो काम कर रहे हैं, जिस प्रकार के, देखिए, जब 1960 में भी इंडस वाटर ट्रीटी, और ये सभी हमारे पैनलिस्ट ने कहा है, सबसे अनइक्वल ट्रीटी है पूरे विश्व में, जिसमें कि 80% जो हमारा जो पानी था, जो इन नदियों का पानी था, वो हमने पाकिस्तान को दे दिया है। कभी अपर राइपेरियन देश ने इतनी सौहार्द नहीं दिखाया, इतनी जेनरोसिटी नहीं दिखाई, जो 80% पानी वहां पर उनको दे दिया है। और इस सालों में इतने बीच में हम हमेशा कहते रहे हैं, जो अब हालात बदल चुके हैं, यहाँ पर बहुत सेडिमेंटेशन हो गया है हमारे इस रिवर्स में, और हमको इसको फिर से रीनेगोशिएट करना चाहिए। परंतु पाकिस्तान ने कभी इस पर एक नहीं मानी है। तो हम ये जो काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब पाकिस्तान आकर कह रहा है जो हम तैयार हैं इसको रीनेगोशिएट करने के लिए, आपसे हम बातचीत करना चाहते हैं, जो कैसे इसमें कोई बदलाव लाए जाएं। परंतु जो पहले ट्रीटी के अंदर, जैसे किशनगंगा हो, रतले हो, बगलीघर हो, ये सभी जो डैम्स थे जहां पर हम कुछ करना चाहते थे, बनाना चाहते थे, पाकिस्तान ने हमेशा उसके रास्ते में रोड़ा अटकाया है। हमेशा जो भी विजन है, चाहे वो वहां पर इंडस वाटर कमीशन में ले गया या फिर आर्बिट्रेशन में ले गया वगैरह, तो हमेशा भारत को अपने दोनों हाथ हमारे पीठ के पीछे बंधे हुए थे, और तब हम इसके ऊपर डील कर रहे थे। तो अब हम थोड़ा सा फ्रीली डील कर रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझे तो इसीलिए इसके ऊपर हमको करना है
तैयारी अपने आप करनी है और हमारे जी। जो संबंध है और देशों के साथ उनको आगे लेकर जाना है। अगर आप इजाजत देंगे, दो चीजें मैं कहूंगा इसमें, क्योंकि इस पत्र में क्या लिखा गया है, जो जम्मू कश्मीर में क्या स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, उसके ऊपर दोनों देशों में बात की जाए। देखिए, पाकिस्तान का तो रोल, जब हमने एब्रोगेट किया आर्टिकल 370, तो पाकिस्तान को तो रोल ही इसमें खत्म हो गया है। पाकिस्तान का तो कोई लोकस स्टैंड ही नहीं है। तो पाकिस्तान यहाँ पर क्या, उससे क्या बात करेंगे कश्मीर के बारे में? कश्मीर के बारे में खाली, जैसे हमारे विदेश मंत्री ने कहा है, जो उनका रोल केवल यही है, जो जो उन्होंने अवैध तरीके से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिया है, उसको वो भारत को कब देंगे, उनसे वही बात हो सकती है। जी। हमारे जो जम्मू कश्मीर है, उसमें उसके बारे में उनको कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, दूसरी चीज है, जो कहते हैं आप बातचीत करिए, आसिम मुनीर ने पहलगाम से पहले कहा था, ये जो टू नेशन थ्योरी है, ये ठीक है, हिंदू और मुसलमान कभी साथ साथ में नहीं रह सकते। और इसका क्या मतलब है, जो आप हमेशा से हमेशा एक दूसरे के दुश्मन रहेंगे? भारत के जो सारे आप देखिए खाड़ी देश हैं, सबके साथ हमारे बहुत ही अच्छे संबंध है। वहां के जो देश हैं, सबने अपने सबसे बड़े अवार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी को दिए हैं, और भारत के साथ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरेबिया हो, सबके साथ बड़े अच्छे संबंध हैं। परंतु ये आसिम मुनीर का कहना है, जो उनके साथ संबंध नहीं हो सकते, तो जी। ऐसी सोच के लोगों के साथ आप किस प्रकार की बातचीत करेंगे, किस प्रकार के आप अपने संबंधों को आगे लेकर जाएंगे? आखिरी बात मैं इसमें यह कहूंगा विपिन जी, वो ये है, जो देखिए लोगों ने कहा है, जो ये आरएसएस ने कुछ कहा है, तो इसके साथ ये जो चिट्ठी है ये मिल सकती है। देखिए, मैं नहीं समझ सकता, जो आरएसएस और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और मुफ्ती मोहम्मद बेगम मुफ्ती मोहम्मद और ये जो हैं, ये सब देव opportunistically वो साथ में हो, बट देयर इज नो कोऑर्डिनेशन अमंग्स देम। तो इसीलिए इन दोनों को साथ में मिलाकर देखना मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं होगा। जी, ठीक है। तो ये अब तक की बातचीत का मैं सार तो नहीं कह सकता, लेकिन ये है कि हाँ, भारत का स्टैंड क्लियर है। बहुत अच्छे से अशोक जी ने अभी समझाया भी एग्जैक्टली क्या हो रहा है, और बाकी किस तरह से भारत का जो ये पूरा पाकिस्तान पे वो जोर का झटका वाला मामला था सिंधु वाटर ट्रीटी के ज़रिए, उसके क्या इम्पैक्ट आ रहे हैं, और क्यों पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इतनी बौखलाहट। एक छोटा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा को कंक्लूड करेंगे कि ये सब हो तो रहा है, लेकिन यहाँ से किस दिशा में चीज़ें आगे जाएंगी, पूरी जो वर्ल्ड बिरादरी है उसका क्या रुख रहेगा, भारत का स्टैंड और यहाँ से आगे कैसे पड़ेगा, पाकिस्तान फाइनली कब झुकेगा, कैसे झुकेगा, किस बात से झुकेगा, क्या वो आतंकवाद पर लगाम लगाने की बात मानेगा या इसी तरह हिमाकत करता रहेगा, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। एक छोटा ब्रेक के बाद चर्चा को समाप्त करेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा, और बात हो रही भारत और पाकिस्तान की। मांग उठी, पत्र लिखा गया कि भाई भारत पाकिस्तान बात करें, और ट्रैक 2, ट्रैक 3, ट्रैक 4, डिप्लोमेसी 1.5 कुछ कार्यक्रमों का हवाला देते हुए बात कही गई कि दूसरे बैक चैनल से भारत और पाकिस्तान आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन भारत ने इन सभी खबरों का आधिकारिक रूप से खंडन किया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, और भारत जो अपना सिंधु जल समझौता है उस पर कायम है कि हम इसको पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। और वहीं से उनकी बौखलाहट है, अजीबोगरीब से बयान आ रहे हैं वहाँ से, कभी युद्ध की बात, कभी और ख़राब बयान, और अब यही कि इसके जवाब को कैसे दिया जाए, यहाँ से क्या तस्वीर बनेगी। राइट, ब्रेक से पहले हमने थोड़ी विस्तार से बात की, लेकिन अब सभी मेहमानों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हम छोटे जवाब लें ताकि कंक्लूड कर पाएँ। आपके पास, सबके पास 2-2.25 मिनट के आसपास होंगे टू कंक्लूड योर थिंग। रविंदर सर, अब ये तो सिचुएशन हमने पूरी देख ली, एनालाइज कर ली, समझ ली, लेकिन यहाँ से आगे क्या ये इसी तरह की रास्ताकशी चलती रहेगी? अभी लग रहा है पाकिस्तान को कि अमेरिका का थोड़ा हाथ है, थोड़ा रोल कहीं प्ले करने को दे दिया, ट्रंप आए दिन कुछ भी बोल देते हैं तो थोड़ा उचक लेते हैं।
आई थिंक हम सबसे बड़ी बात जो मिस कर रहे हैं, जो हम सब कह भी रहे हैं पर जो मिस कर रहे हैं, पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। अब इंडिया से उसकी जो भी रंजिश है, उसका फ्लैग कश्मीर नहीं होगा कि कश्मीर में या ह्यूमैनिटेरियन कश्मीर इंडिपेंडेंस, अब होगा वाटर, कि मेरे को वाटर नहीं दे रहा भारत, जो कि हमारा लीगल लॉजिकल राइट है या जो भी कुछ है, इंडस वाटर ट्रीटी। ये हमें अब अवेयर हो जाना चाहिए कि आने वाले महीनों में पाकिस्तान कश्मीर का तो करता ही रहा है, कश्मीर के राग सुनते सुनते लोग थक गए हैं, किसी को चिंता खास वैसे भी नहीं है दुनिया में, कुछ कर लें व्हाटएवर। बट पाकिस्तान अब इस समय जैसे बात हो रही है, डिप्लोमेटिक हाई पर है, असलियत है, वो रोज बातें कर रहा है, जिस भी कारण वो उनका टूल बन गया है, जो भी कहिए, अमेरिका का, अरब स्टेट्स का, चाइना का, जिसका भी वो उनके साथ खेल रहा है। अब उनके सामने वो रख रहा है, देखो जी इंटरनेशनल नॉर्म्स में तो इन्होंने मेरा पानी रोक दिया या पानी रोकेंगे, तो दिस विल बी पाकिस्तान स्ट्रेटेजी गोइंग अहेड। तो हमारे को, इंडिया को जो अपना काउंटर करना है, जो भी हमें कदम उठाने हैं वो उस एंगल से उठाने हैं मेरे विचार से। पाकिस्तान गेम फील्ड ही बदलने जा रहा है। ओके, कश्मीर के इलेक्शन 370 वगैरह की बात नहीं करेगा, करता रहेगा, बट उसको एक नया मुद्दा मिल गया है पूरा। ओके, वन। सेकेंडली, इन टर्म्स ऑफ ये जो प्रोसेस चल रहा है, ये इन 117 ने जो लिखा और जो संघ जो कर रही है, एग्री विद एम्बेसडर सज्जनर, आई डोंट सी एनी कोऑर्डिनेशन बिटवीन द टू एट ऑल। बट पॉइंट इसकी टाइमिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? इधर ये पिछले 6 महीने से आरएसएस के सीनियर लीडर्स, मे बी नॉट आरएसएस ऑफिशियली, यस, हाँ, 6 महीने से कुछ ना कुछ कह रहे हैं कि होने चाहिए डायलॉग, दरवाजा खुला रखना चाहिए, ये वो। एंड एक्चुअली मैं उस पर टोटली एग्री करता हूँ, आई टॉक अबाउट इट। बट सेकेंडली, ये 117 लोगों की चिट्ठी आ गई तो कुछ अजीब है। मेरा जो मानना है, और लेट्स से जो अभी हो रहा है हमारे पास, यस, हम पाकिस्तान से बिल्कुल नहीं करते, पर हमें अपनी बैक पॉकेट में ना एक कोई अच्छा सा आइडिया, बिग पिक्चर रखना चाहिए, ताकि हम दुनिया को या उस देश को बताएं कि अगर तुम अपना बर्ताव बदलते हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। उसे एग्जांपल देता हूं, कॉन्क्रीट। पिछले आई थिंक 7 वर्षों से आई हैव बीन टॉकिंग, अगेन ट्रैक 3-4 में हम होते हैं, हम पब्लिक डिप्लोमेसी में होते हैं, कि चाइना और इंडिया के बीच में जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल जो एलएसी का जो मामला है ना, क्या हम इसको सुलझा सकते हैं? जहां जहां हमारी डिफरेंसेस हैं, कि आपका ना मेरा ना तेरा, वहां उसको गार्डन्स ऑफ पीस बना दें, राउंड फेंसिंग कर दें, जैसे करें, बड़ी इश्यूज होंगी, मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट एज अ कॉन्सेप्ट वी शुड हैव, कि चाइना और हम दुनिया को बोले, देखिए हम ये चाहते हैं कि बॉर्डर प्रॉब्लम सॉल्व हो जहां जहां है, बाकी तो देखते रहेंगे, बिग पिक्चर में ऐसा करो ना, आपका ना हमारा, सेटल करते हैं, गार्डन्स ऑफ पीस करीब 30-40 बना देते हैं, कोई 500 स्क्वायर किलोमीटर, कोई 1000, कोई 50,000, किसी को पता नहीं ये जमीन कैसी है, पहाड़ कैसे हैं। एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल होना चाहिए हमारे पास। तो चाइना के लिए मेरा थिंक टैंक, वी बीन टॉकिंग एंड वी इशूड ऑफन टाइम्स द स्टेटमेंट की, बट उसमें प्रॉब्लम है, लास्ट क्विक लाइन, उसमें प्रॉब्लम ये हो जाती है, ये हम एज अ इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी टैंक कह सकते हैं, ये हमारी गवर्नमेंट नहीं कह सकती और ना चाइनीज कहेगी, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट ने कह दी कि गार्डन ऑफ पीस सोचते हैं तो लगेगा इंडिया का पलड़ा नीचे हो गया, वहां चाइना कहेगी कि गार्डन ऑफ पीस होने चाहिए तो चाइना का पलड़ा नीचे हो गया। तो कुछ इस तरह की चीजें पब्लिक डिप्लोमेसी, पब्लिक विचार से आ सकती हैं, जो कि अभी दिख रहा है। एक तरफ जो संघ जो पॉइंट्स रख रहा है, उनको भी हमें देखना चाहिए। एब्सोल्युटली एग्री, हमें लॉन्ग टर्म में तो हमारी विजन को एग्जिस्टेंस की है ना, वही है जियो और जीने दो। राइट राइट। एक सवाल क्विकली शालिनी जी आपसे, कि जियो और जीने दो, लेकिन देखिए मुझे लगता नहीं कि पाकिस्तान कभी भी ये कर पाएगा, क्योंकि 100% उसके भी कंट्रोल में है नहीं उसकी चीज़ें, कि वो बिल्कुल ही शांति प्रिय देश बन जाए या वो उसका सीमा पार आतंकवाद बंद हो जाए, वो इन हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाँ, दूसरे फ्रंटियर पर उलझता है, थोड़ा कम ज़्यादा होता रहता है। तो फिर ऐसे में क्या होगा? मतलब क्या कभी बातचीत नहीं होगी तो किस आधार पर होगी? तो विपिन जी, ये सवाल तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, और इसी को लेकर के मतलब हम लोग, ये सारा आई थिंक प्लेटफॉर्म का जिस्ट यही है जो आपने पूछा कि आगे क्या होगा। तो पाकिस्तान तो बाज नहीं आएगा, ये आपने बिल्कुल सही कहा। पाकिस्तान, अगर आप और पूरे उसमें सिचुएशन में, आई थिंक एक और बात है जो नोट वर्दी है, कि पाकिस्तान पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा उसने स्पेंड और फोकस किया है अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के ऊपर, और चाइना के सपोर्ट से। तो अगर आप चाइना के साथ भी ये इश्यूज जो हम बात कर रहे हैं कि हम कैसे वहां रिजॉल्व कर ले, आई डोंट थिंक उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ेगा। चाइना का सपोर्ट पाकिस्तान को रहेगा, वो बहुत ही अग्रेसिव
सपोर्ट इस टाइम है पिछले 1 साल में बिल्डअप को लेकर के। तो वो पार्ट उनकी अपनी वो तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको आतंकवाद जारी रखना है। आई थिंक भारत की मैसेजिंग बहुत क्लियर है कि अगर आतंकवाद होगा तो उसकी बहुत भारी कीमत पाकिस्तान को चुकानी पड़ेगी और वो पोजीशन रहेगी। बातचीत अगर शुरू आप करनी है तो उसके लिए आई थिंक हमारी मैसेजिंग यही होनी चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से हमें एक आश्वासन, एक अश्योरेंस, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एक्शन होना चाहिए विच शोज देयर इंक्लिनेशन, विच विल नॉट हैपन। मुझे नहीं लगता आएगा। तो मेरा जो अनुमान है वो ये है कि ये प्रोजेक्शन पाकिस्तान करेगा, ये इंडस वाटर ट्रीटी की बात वो हर फोरम पे करेगा क्योंकि उनका जो वाटर का लेवल है वो भी 500 क्यूबिक मीटर पर कैपिटा होने वाला है 2035 तक, विच इज वेरी वेरी लो। और वो उस बात को लेके ऑब्वियसली चिंतित है बिकॉज 90% ऑफ उनका जो जी। है वो आधारित है। तो वो करता रहेगा और साथ साथ वो अपना ये आतंकवाद का खेल इसको रखेगा क्योंकि वो उसके भारत के साथ उसकी भारत के रिएक्शन की भी वो तैयारी कर रहा है साथ साथ। ठीक है, गॉट योर पॉइंट मैम। क्विकली सिन्हा साहब एक शॉर्ट आंसर आपसे चाहूंगा कि क्या कभी पानी को लेकर दोनों देश लड़ेंगे, आपस में युद्ध हो जाएगा? देखिए, पानी की जो संभावनाएं हैं वाटर वॉर के ऊपर में, ये पहले भी हुई है। यदि आप नीचे वाले देखेंगे जो 5 नदियां जिसके राइट हमारे हैं, उसमें से भी अबाउट 15-60% पाकिस्तान में। तो जितने भी डिचकम बंद हैं आप देखिएगा, जिसको हम कहते हैं जिसके ऊपर में रिवराइन टेरेन है, उसके ऊपर में इसकी चीज़ें चलती रहती हैं। वाटर वॉर तो कभी होगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान क्या करेगा, वो केवल एक आक्रामक तरीके से करेगा ना, कन्वेंशनल तरीके से तो कुछ कर नहीं सकता है। तो उसने एक टेररिज्म का जो खेल रचा है जो स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट का हिस्सा है। और हमने 2016 में हमने अपना एक एग्जाद किया जो ईल्ड कर रहा है अब रिजल्ट। वो हमने कहा है टॉक एंड टेरर विल नॉट। तो पाकिस्तान को यदि किसी ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी कह रहे थे रविंदर सर, तो उनको ये बताइए ना कि आप केवल एक छोटी सी बात है ना कि टेरर को खत्म कर देंगे हम। टेरर वो कहते हैं कि टेररिज्म से में हम भी हमारे के ऊपर भी है। तो केवल एक आश्वासन कह रही थी मैम कि आश्वासन नहीं, डेमोन्स्ट्रेटेड हो जमीन के ऊपर में हो, और बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर आप कल देखे होंगे शोएब अख्तर हैं क्रिकेटर, भारत में जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में सभी चैनलों में आते रहते हैं, जो उनके फास्ट बॉलर हैं, उनके भाई साहब की ये हुई सुपर्दे खाक में, सारे टॉप लश्कर तोयबा के टेररिस्ट वहाँ खड़े थे, उनकी लाइन में खड़े थे। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, जो मरकज तोयबा में, मरकज सुभान अल्लाह में, वहाँ के देखिए। आप जितनी बात कर लो, और एक बहुत बड़ी चीज़ है शायद आपके दर्शकों को समझने की, और इसकी बातचीत नहीं हो रही है। पाकिस्तान ने एक जॉइंट कमांड का, और ऑलरेडी इस में हमारे सर्कल में तो है ही है सिक्योरिटी, उन्होंने एक किया है जॉइंट कमांड विद बांग्लादेश कि कल हम दोनों मिल करके भारत से लड़ेंगे। ये दिस इज गोइंग टू बी देयर ऑफिशियल। तो हम लोग बात कर लें मन की भाषा सब कह रहे हैं ना कि कोई कह रहा है इस पर तो सर ये आपने अच्छा भी बोला, पूरा अलग शो हमें करना चाहिए। अगर ये आप जो बात बता रहे हैं ये सीरियस है काफी बात की, अगर इस तरह का वो कोई कॉम्बिनेशन या साथ में जाने की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों मिलकर रखेंगे तो डेफिनेटली ये तो बहुत बड़ी बहस मांगता है। क्विकली शुभंकर मिश्रा जी, एक अंतिम 1-1.5 मिनट मेरे पास रह गया, एक सवाल, और वो ये कि ये मुद्दा जो आज हम बातचीत कर रहे हैं इंडस वाटर ट्रीटी का और उसके इर्द गिर्द की सारी चीज़ों का, थोड़े दिन बातचीत होगी और मामला ठंडा पड़ जाएगा, ये यहाँ से ये एस्केलेट करेगा? विपिन जी, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कि भारत की सरकार की रीढ़ की हड्डी कितनी सीधी रहेगी। जैसे अगर पूर्व में कई बार हमारी सरकारें ढीली पड़ गई हैं, अगर ये सरकार ढीली नहीं पड़ती है, और खुशी की बात यह है कि सरकार ने पिछले कई सालों से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि सरकार ढीली नहीं पड़ रही है, तो पाकिस्तान घुटनों पे आएगा। और जो पिछला सवाल आपने पूछा था पानी के लिए लड़ाई का जनरल सिन्हा से, मैं सिर्फ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान का जम्मू कश्मीर में इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए ही है। पाकिस्तान का वहां के मुसलमानों से जो एक डिमॉन्स्ट्रेटेड इंटरेस्ट है वो सिर्फ कहने की बात है। अदरवाइज पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा जुल्म मुसलमानों पे ही किए हैं, चाहे वो फिलिस्तीन के हों, चाहे वो जॉर्डन में जाके किए हों, या चाहे आजाद कश्मीर में जो उनको आजाद कश्मीर कहते हैं, या बलूचिस्तान में किए हों। तो पाकिस्तान का सिर्फ इंटरेस्ट कश्मीर में उसके पानी की वजह से है और किसी वजह से नहीं। और मुझे पूरा यकीन है कि भारत सरकार या आने वाली कोई भी सरकार, चाहे सत्ता परिवर्तन भी हो,
इंडी गठबंधन की भी सरकार आए, अब जो माहौल देश में है, अब हमारे देश को ये एक स्टैंड लेना ही पड़ेगा कि टेरर एंड टॉक्स विल नॉट गो टुगेदर, और खून और पानी साथ में नहीं बहेगा। जब तक ये चलेगा तब तक पाकिस्तान बिल्कुल सीधा रहेगा और पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी नाजायज हरकत नहीं। बिल्कुल, ये तो खैर फिर भी इस मौजूदा स्थिति में भी भारत ने साफ किया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। पहले बंद करो आतंकवाद, उसके बाद होगी बात की बात। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।